नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वाले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित इन सभी टॉपिक से हम टोटल 50 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था, किनके द्वारा लाया गया था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीकों के द्वारा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन जो है व्यवहार में ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। इसको आपको ध्यान में रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था। कनिष्क जो है वो किसका पृष्ठपोषक था? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के महायान शाखा का पृष्ठपोषक था कनिष्क। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह धारण के नाम से जाने जाते थे। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद। सैयद जो है वो कुलाह धारण के नाम से जाने जाते थे। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा गया है कि मुगल सम्राटों का जो मीर बख्शी नामक अधिकारी हुआ करता था ये किस विभाग से संबंधित है, यानी कि किस विभाग की अध्यक्षता करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। ऑप्शन सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अकबर ने दिन ए इलाही नामक एक नए धार्मिक संप्रदाय की स्थापना कब किया था? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में अकबर ने दिन ए इलाही नामक एक नए धार्मिक संप्रदाय की स्थापना किया था। ऑप्शन बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दिन ए इलाही को स्वीकार किया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल। अकबर के एकमात्र दरबारी बीरबल ने दिन ए इलाही को स्वीकार किया था। और दिन ए इलाही नामक जो धार्मिक संप्रदाय है ये अस्तित्व में आया था 1582 में। इसको आपको ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन। ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो पहला साहसिक कदम था वो था चंपारण आंदोलन। अब यदि आपसे पूछा जाए कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था 1917 में। इसको भी आपको याद रखने हैं कि चंपारण आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1917 में हुआ था। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल के द्वारा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया था भारत में। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था 22 मार्च 1942 को। इसको आपको याद रखना है कि 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था। यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्कांट पाम्स्टन। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्कांट पाम्स्टन। इसको आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। लॉर्ड कैनिंग जो है ना, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। वर्ष को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1938 में। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस को 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। पहली बार वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, उसके बाद वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। इन दोनों वर्षों में सुभाष चंद्र बोस को 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। नीचे ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तब उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ने। उपयुक्त सभी यानी कि हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। यहाँ पर पूछा गया है कि वह मुख्य कारक कौन सा है। वह मुख्य कारक कौन सा है जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश। वह मुख्य कारक हो जाएगा अक्षांश जो किसी भी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, अक्षांश। अब यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा कौन सी है। पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो 180 अंश देशांतर का अनुसरण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह रेखा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 अंश देशांतर का अनुसरण करती है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है। राइट आंसर होगा समुद्र के नीचे भूकंप के कारण। समुद्र के नीचे भूकंप से सुनामी तरंगे जो हैं वो उत्पन्न होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक कपूर। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से प्राकृतिक कपूर प्राप्त किया जाता है।
यहाँ पर पूछा गया है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। बलुआ पत्थर जो है वो किस प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत में आता है। तो बलुआ पत्थर जो है वो एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार मौजूद है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार मौजूद है। सेकंड स्थान पर लगभग कजाकिस्तान आता है। आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना, पर पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व के सर्वाधिक पशुधन की समष्टि है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व के सर्वाधिक पशुधन की समष्टि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के पास विश्व के सर्वाधिक पशुधन की समष्टि मौजूद है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में मौजूद है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। विश्व का जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि येन जो है वो किस देश की मुद्रा है। राइट आंसर हो जाएगा येन जो है वो जापान की मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इन चारों नदियों में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जबकि गंगा, गोदावरी, महानदी ये तीनों नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। ताप्ती नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता। सतही जल संसाधन कहाँ पर उच्चतर है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सतही जल संसाधन जो है वो उत्तर पूर्वी भारत में उच्चतर है, मतलब उच्चतम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि उत्तर पूर्वी भारत में सतही जल संसाधन जो है वो उच्चतम है, उच्चतर है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जो है वो काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य। भारत का जो केरल राज्य है वो काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भारत में निर्मित सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। इसे हरिके बैराज से निकाला गया है। देखो, इंदिरा गांधी नहर को हरिके बैराज से निकाला गया है, जिससे मुख्य रूप से राजस्थान में सिंचाई की जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर से मुख्य रूप से किस राज्य में सिंचाई की जाती है, तो राजस्थान में सिंचाई की जाती है। हरिके बैराज से इसको निकाला गया है। इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, याद रख लेने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है। भारत में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। नीचे 4 कंडीशन दिया गया है। भारतीय नागरिकता जो है वो नहीं प्राप्त किया जा सकता।
तो जन्म के द्वारा तो प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो उद्देशिका वाला भाग है ये संविधान की आत्मा कहलाता है। तो देखो, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें भीमराव अंबेडकर जो हैं वो बता रहे हैं कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो वो चीज़ें अलग है और ये वाला क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो उद्देशिका जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अलग क्वेश्चन है और वो अलग क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, तो वह व्यक्ति हो जाएंगे के.एम. मुंशी। इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो इन सभी में से जो अभिव्यक्ति का अधिकार है ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो केवल भारत के नागरिकों के लिए है, इसको भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 19 में, इसको भी आपको थोड़ा सा याद रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की देन है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको याद रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने मेंबर नामित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक मेंबर नामित किए जाते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के केवल एक मेंबर को नामित किया जाता है, इसकी संख्या है 1। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संघवाद जो है वो किसके निकट है? राइट आंसर हो जाएगा ये कनाडा के निकट है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय संघवाद जो है वो कनाडा के निकट है। अब ये क्यों है इसको भी जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान सभा ने कनाडा की संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने कनाडा की संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है और इसी वजह से भारत की जो संघवाद है, भारतीय संघवाद है, वो कनाडा के निकट है। यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है, इसको भी आपको थोड़ा याद रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो किस अधिकार के अंतर्गत में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। पहले ये मौलिक अधिकार का भाग था, इसको हटा दिया गया है, अब ये विधिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि संपत्ति के अधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 300 क में किया गया है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 क में किया गया है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है?
नीचे ऑप्शन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी संख्या होती है 15। ऑप्शन बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिक शाखा के रूप में किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या होती है 15, जिसका निर्वाचन 9 सालों के लिए होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। इनका निर्वाचन जो है वो 9 वर्षों के लिए होता है। इन सभी तथ्यों को आपको याद रखने हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। इनमें से उठाकर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो इन सभी तथ्यों को थोड़ा सा आपको याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विधि का शासन किस में प्रचलित है। नीचे ऑप्शन दिया गया है विधि का शासन किस में प्रचलित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और डेली जीएस वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।